हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। देखो, चैप्टर जो हमारा 5 है विज्ञान का, कक्षा 10 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इस चैप्टर को हम समझेंगे। देखो, इस चैप्टर के बाद इसी चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट छोटे से, तो 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, इस टाइप से आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद उसको ज़रूर देखना, या फिर आप उसको सिर्फ देखोगे तो काम नहीं चलेगा। पहले इसको देखोगे, इसको समझोगे, तो उस वीडियो को फिर देखोगे तो एकदम आराम से समझ में आ जाएगा, मक्खन की तरह। ठीक है, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, उस सीरीज़ को ज़रूर देखना अगर आपको बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है। इसे समझो फिर उसको देखो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम आपको पता है, भली भांति, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो एक आपसे कोई पूछ सकता है, भैया तत्वों की आवर्त वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है भैया, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी? अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आवर्त जो है ना, तत्व आवर्त वर्गीकरण 2 टाइप के हैं। एक तो पुराना था और अभी लेटेस्ट है। पुराना वाला जो था मिडलीफ की आवर्त सारणी, और नया वाला जो है वो आधुनिक आवर्त सारणी। दोनों में अंतर है, इसी के बारे में हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब देखो, मैं आपको एक आम उदाहरण देता हूँ। एक जगह आप गए, हम एक मैदान पे गए, 50 बच्चे बैठे हैं, उसमें से कोई मिक्स है सब, ठीक है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई वॉलीबॉल खेलता है, कोई कुछ खेलता है। तो आपको एक एक को ढूंढने में, भैया ये वॉलीबॉल खेलता है, फिर उधर से उठा है वो क्रिकेट खेलता है, तो आपको दिक्कतें होंगी, टाइम लगेगा। उसका जो डाटा कलेक्ट करोगे आपको टाइम लग जाएगा। लेकिन एक लाइन में अगर क्रिकेट खेलने वाले बिठा दिया जाए, एक लाइन में फुटबॉल खेलने वाले बिठा दिया जाए, तो जैसे ही आप कहोगे अरे भैया इस लाइन में फुटबॉल खेल रहे हैं, इस लाइन में सारे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपको देख के पता लग जाएगा। तो जो आवर्तों का वर्गीकरण है ना, इसी चीज़ को तत्वों के अध्ययन करने के लिए, सरलता प्रदान करने के लिए इनका वर्गीकरण करना आवश्यक है। तो इसीलिए इनका वर्गीकरण किया गया। अब मैं इसके बारे में बताना शुरू करता हूँ, पढ़ते हैं। ठीक है, देखो ये जो नोट मैंने बनाए हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप अपने नोट कॉपी में, नोटबुक में भी लिख सकते हो। बहुत ही सरलता से लिखा गया है। देखिए, कह रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ तत्व मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। हम जानते हैं कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। आज तक हमें 118 तत्वों की जानकारी है। इन सभी तत्वों के गुण भिन्न भिन्न हैं। इनमें से 94 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। जैसे जैसे विभिन्न तत्वों की खोज हो रही थी, वैज्ञानिक इन तत्वों के गुणधर्मों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने लगे। उन्हें तत्वों की इन जानकारियों को व्यवस्थित करना बड़ा ही कठिन लगा। उन्होंने इन गुणधर्मों में एक ऐसा प्रतिरूप ढूंढना आरंभ किया जिसके आधार पर इतने सारे तत्वों को आसानी से अध्ययन किया जा सके। ठीक है, इनका आसानी से अध्ययन किया जा सके। फिर तत्वों का वर्गीकरण किया गया, आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले जो वर्गीकरण बना वो बना था मेंडलीफ की आवर्त सारणी, और उसके बाद बना मेंडलीफ की आवर्त सारणी में बहुत सारी कमियां थी, उनको आगे जाके दूर किया गया। उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे, और उन कमियों को दूर करके बनाया गया आधुनिक आवर्त सारणी। सब चीज़ पढ़ेंगे, वीडियो पे बने रहना है आपको, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। नेक्स्ट स्टेज में आते हैं देखो, जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी उस पर आएंगे, लेकिन मैंने ये जो चीज़ें रखी हैं वो एनसीईआरटी के अनुरूप रखी हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है डाबे राइनर की त्रिक। डाबे राइनर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक त्रिक बनाया। ठीक है, कई बच्चे से ट्रिक बोलते हैं, ट्रिक नहीं है, त्रिक है। त्रिक का मतलब 3। उन्होंने एक ऐसा त्रिक बनाया। उन्होंने जब जो तत्व देखे थे ना, ज्ञात, उस टाइम के जो ज्ञात तत्व थे, उन्होंने ऐसे 3 त्रिक बनाए कि 3 तत्व हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, जिनके गुण आपस में मिलते जुलते हैं। तो उन्होंने देखा कि पहला वाला और तीसरे वाले को अगर मैं जोड़ देता हूँ और उसको आधा करता हूँ तो बीच वाले के बराबर आता है। तो ये जो त्रिक था वो डाबे-राइनर का त्रिक था, और इसी के बारे में देखो मैंने यहाँ लिखा है। क्या है? सन 1817 में जर्मन रसायनज्ञ वुल्फगांग डाबे-राइनर ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने 3 तत्व वाले समूह को चुना एवं उन समूहों को त्रिक कहा। डाबे-राइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम क्या होता है, जो 3 तत्व उसने लिए
उसने क्या किया, एक ही उनके जो गुण थे वो एक ही टाइप के थे, और उन्होंने क्या किया, उन तीनों तत्वों को उनके परमाणु भार के आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। मतलब पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आरोही क्रम जानते हैं ना, छोटे से बड़ा। तो फिर उसने क्या देखा कि जब मैं पहले तत्व और तीसरे तत्व को मैं जोड़ रहा हूँ और उसका मैं आधा कर रहा हूँ तो बीच वाले के बराबर आ जा रहा है। ठीक है, तो इसे ही डायविनर का त्रिक कहा गया। आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। लगभग, पूरा नहीं आता है लेकिन बराबर आसपास आ जाता है। उदाहरण के लिए उसने क्या किया, लिथियम लिया, सोडियम लिया और पोटेशियम लिया। ठीक है, अब देखो जो लिथियम का जो परमाणु द्रव्यमान है ना Li का, वो 6.9 होता है, और जो पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान होता है वो 39 होता है। अब 6.9 और 39 को जब आप जोड़ोगे और उसका आधा करोगे तो लगभग 23 के आसपास आ जाता है, सोडियम के बराबर, सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर। ठीक है, ये उदाहरण है। आप एग्ज़ाम में ये लिखने के बाद इस उदाहरण को ज़रूर देना। ठीक है, देखो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में चाहे उदाहरण पूछे या ना पूछे, अगर आपसे पूछा है कि भैया डायविनर का त्रिक क्या है, आप डायविनर के त्रिक से क्या समझते हैं, आपने भैया परिभाषा पूरी लिख दी, लेकिन अगर आपने ये उदाहरण नहीं दिया, आपसे उसने उदाहरण नहीं पूछा है, लेकिन आपको देना है, भले ही पूछे या ना पूछे। अगर कहीं चित्र बना रहा है तो चित्र बनाना है। ठीक है, और ये आपका प्लस पॉइंट होगा। अगर आप ये उदाहरण नहीं दोगे तो उसके नंबर कटेंगे। ठीक है, जो चीज़ आपने बोली उसका एक्सप्लेनेशन भी तो दो, रीज़न तो दो। ठीक है, तो ये उदाहरण दोगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का जो परमाणु द्रव्यमान है 6.9 है और पोटेशियम का 39 है। दोनों को जोड़ के आधा किया तो लगभग किसके बराबर आ जाएगा, सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे ही क्या कहा गया, डायविनर का त्रिक कहा गया। ऐसे ही कैल्शियम Sr और Ba का है, ऐसे ही Cl Br I का है। तो आप कोई सा भी एक उदाहरण दे सकते हैं, ये वाला दे लेना, काम बन जाएगा। इन दोनों को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखो मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इतना समझा, अगर समझ जाओगे इसके बाद की जो सीरीज़ होगी, वीडियो होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब इसमें एक प्रश्न बन सकता है कि क्या डायविनर के त्रिक न्यूलैंड के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं, तुलना करके पता कीजिए। उत्तर है हाँ। अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया, न्यूलैंड के अष्टक नियम। ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे, फिलहाल अभी इसका मतलब जान लो। कह रहे हैं डायविनर का त्रिक न्यूलैंड के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो, देखो जो त्रिक था Li, सोडियम तथा पोटेशियम, न्यूलैंड की जो अष्टक है ना, रे के स्तंभ में पाया जाता है। न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है ना, रे कहाँ से आ रहा है, देखो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगला टॉपिक हमारा अष्टक नियम का ही है। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या कहता है कि अगर हम आवर्त में जाते हैं ना, तो जो तत्वों के गुणधर्म है, सा रे गा मा पा धा नी फिर सा, यानी कि पहले तत्व का गुणधर्म आठवें तत्व के गुणधर्म के समान होता है, उसी तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो सा रे है ना, सा में एक कॉलम बनेगा, रे में एक कॉलम बना, सा रे गा में एक कॉलम बनेगा। तो इस तरीके से बताया गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ये 1 मार्क नंबर में पूछा सकता, तो मैंने ले लिया था। उत्तर क्या होगा, हाँ। अब मैं आपको सीधा न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत पे ले जाता हूँ ताकि आपको समझ में आ पाए। अच्छा, अष्टक नियम से पहले डायविनर के त्रिक के बारे में भी जान लेते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं डायविनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं। चलो भैया, त्रिक तो ठीक है। देखो कोई भी नियम हो, कुछ भी हो, उसे सर्वव्यापी तभी बोला जाता है वो सभी चीज़ों के लिए सही में हाँ बोल दे। अगर वो लगभग चीज़ों के लिए हाँ बोल रहा है, किसी में अगर कोई कमी रह जाती है तो उसे अच्छा नहीं माना जाता, उसे सर्वव्यापी नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है ना, जो हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। अधिकतर केमिस्ट्री में क्या होता है ना, कुछ भ्रांतियाँ रह जाती हैं। तो उसी चीज़ को जैसे आगे क्लासों में जब जाओगे, परमाणु का बोर का परमाणु मॉडल, इसका परमाणु मॉडल, उसका परमाणु मॉडल,
तो कुछ ना कुछ किसी में कमी रह जाती है, और उसी कमी को दूर करता है तो वो दूसरे का नाम दिया जाता है। तो हम बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। अब जो डायबेनर के अतिरिक्त है इसमें भी कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी आइए देखते हैं। कह रहे हैं डायबेनर के वर्गीकरण की सीमाएं यह हैं कि, सीमा का मतलब कमी या सीमा जो बोल लो आप। डायबेनर के वर्गीकरण की सीमाएं ये हैं कि यह वर्गीकरण उस समय ज्ञात तत्वों में से केवल 3 तरीकों के निर्धारित करने में ही सफल रहा था। ठीक है, 3 तरीकों। अभी मैंने आपको टेबल पे दिखाया था 1 2 3 दिखाया था ना चित्र में। तो उस टाइम पे जितने तत्व हमारे पास हमें ज्ञात थे, मालूम थे, तो उन तत्वों में से जो 3 तरीके थे उन्हीं पर ही वो लागू हो पाया, बाकी किसी के लिए वो अप्लाई नहीं कर पाए। ठीक है, तो वो उनकी सबसे बड़ी कमी थी। क्योंकि अगर वाकई में वो नियम बनाए हैं उन्होंने तो सभी के लिए होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं था। वो सिर्फ 3 तरीकों पे ही वो नियम लागू हो पाया, तो उस 3 को ही नाम दिया गया डायबेनर के त्रिक। तो ये उनकी सीमा थी कि वो जो उन्होंने नियम बनाया था वो सिर्फ 3 तरीकों तक ही सीमित रह गया, सभी तत्वों के लिए वो अप्लाई नहीं हो पाया, लागू नहीं हो पाया। ये जो वैज्ञानिक दिख रहे हैं ये आपके क्या हैं, ये डायबेनर जी हैं। ठीक है, जो 1780 में पैदा हुए और 1849 में इनकी मृत्यु हो गई। अगला जो मैं बोल रहा था न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, ये क्या है। ठीक, तो देखो टॉपिक तो अभी हमारे चैप्टर का नाम क्या है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो उसमें भी हम आएंगे। अभी इन चीज़ों को हम चल रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो वो जब तत्वों का आवर्त वर्गीकरण किया गया तो जो न्यूलैंड ने कुछ देखा, कुछ अनुभव किया उस सारणी में, उस आवर्त के वर्गीकरण में। ठीक है, उसने क्या देखा मैं पहले समझा दे रहा हूँ, फिर इसको पढ़ दूंगा तो और अच्छे से आ जाएगा। उसने देखा कि जब हमारे तत्व ऐसे रखे गए हैं, ठीक है ना, एक अभी आपको एनसीईआरटी में दिखेगा एक पेज है जिसमें बहुत सारे तत्व रखे हैं ऐसे ना, उनको देखना। उसने देखा कि जब तत्वों को रखा गया, उनका आवर्त वर्गीकरण किया गया, तो जो तत्वों के जो गुणधर्म है, तत्वों के जो गुणधर्म है, हम ऐसे जब बढ़ रहे हैं सा रे गा मा पा धा नी के बाद फिर से सा आता है, यानी कि प्रथम तत्व के बाद जो 8वां तत्व आ रहा है, 8वें तत्व का गुणधर्म पहले वाले तत्व से मिल रहा है। ठीक है, 9वें तत्व का गुणधर्म दूसरे वाले से मिलेगा, 10वें तत्व का गुणधर्म तीसरे वाले से मिलेगा, 11वें तत्व का गुणधर्म चौथे वाले से मिलेगा। तो ये उसने पाया, ठीक है, कि जो तत्व है ना रिपीटेशन करते हैं अपने गुणधर्मों को हर 7वें तत्व के बाद। तो इसे संगीत के सार सुरों के जो से बाद रिपीट होता रहता है ना, उसी तरीके से इनको बनाया गया और इसी तरह इसीलिए इनको नाम दिया गया सा रे गा मा। ठीक है, हिंदी में ये चीज़ है। अब देखिए क्या लिखा इन्होंने। कह रहे हैं डायबेनर ने प्रयासों ने दूसरे रसायनों को तत्व के गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, अब डायबेनर भैया ने तो भैया क्या किया उन्होंने कि 3 ट्रिक दे दिए। अब उनको देख के ना बाकी वैज्ञानिकों भी नहीं सोचा अरे भाई इसने ऐसा कर दिया, इसने तो 3 परमाणु भारत के रूप में देख के और कुछ नियम दे दिया, शायद हमें भी कुछ मिल सकता है। अगर हम अपना थोड़ा सा अध्ययन करते हैं परमाणु भार पे देख के आवर्त सारणी में, तो हमें भी कुछ संबंध मिल सकता है। तो इस चीज़ को देखते हुए बाकी वैज्ञानिकों में एक प्रोत्साहन हो गया। होता है ना, हम जब किसी को देखते हैं कोई काम कर रहे हैं तो हमारे अंदर भी जो जोश आता, जुनून आता कि मैं भी कर सकता हूँ, है ना। तो बाकी वैज्ञानिकों में भी एक जोश आ गया कि हमें भी शायद कुछ मिल सकता है। तो अष्टक जो सिद्धांत है, ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा, सन 1866 में अंग्रेज के जो एक वैज्ञानिक थे न्यूलैंड, उन्होंने क्या किया, उस टाइम के ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। जब वहाँ पर उस समय में जब इनकी बात हो रही है, जब ये पैदा हुए थे, जब ये जिंदा थे, उस टाइम के ज्ञात तत्वों में उन्होंने ज्ञात तत्वों को परमाणु भार के आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, आरोही क्रम समझते हो ना, छोटे से बड़ा, जैसे पहले 1 आया, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ऐसे व्यवस्थित किया। और उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया था तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। ठीक है, उन्होंने इसकी तुलना संगीत के 7 स्वरों से की है।
ठीक है, इसीलिए उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत कहा। इसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक, आई बस हमने ये आपको लिखना है एग्जाम अगर आता है तो, बहुत ही शानदार है। ठीक, इसे अभी आप समझो। ठीक है, इसे आपको भी सिर्फ समझना है। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ सुनो समझो, चाहो तो नोट भी कर सो, लेकिन इसकी बाद वाली जो वीडियो होगी उसको अच्छे से नोट करके लिखना। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन उसी में से ही पूछा जाता है हर बार। तो ये हमारा न्यूलैंड का अष्टक नियम भी हो गया, अष्टक सिद्धांत भी हो गया। अब हर चीज़ की कुछ ना कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती हैं। तो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की भी कुछ सीमाएं थी, कुछ लिमिटेशन थी, उसको देखते हैं। तो प्रश्न ये आ सकता है कि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हुआ, न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह वर्गीकरण केवल कैल्शियम तक ही मान्य था। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम के बाद आने वाले प्रत्येक 8वां तत्व इसके तत्व के समान गुण प्रदर्शित नहीं करते थे। तो ये जो उसने भाई साहब ने जो नियम दिया वो सिर्फ कैल्शियम तक ही सीमित रहा। कैल्शियम के बाद ये नियम खत्म हो गया, फिर मैच नहीं कर रहा था। ठीक, फिर दूसरा टॉपिक क्या था, बाद में खोजे गए अनेक नए तत्व के गुण अष्टक नियम के अनुसार इसमें व्यवस्थित नहीं हो सके। क्योंकि उस टाइम पे जो ज्ञात तत्व थे उनके लिए तो चलो थोड़ा बहुत सही हो भी गया, लेकिन बाद में जो नए तत्व हमें पता चले वो इस नियम को संतुष्ट नहीं कर पाए। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी। नंबर 3, कह रहे न्यूलैंड ने एक समान तत्वों को एक ही स्थान पर रखा, परंतु कुछ असमान तत्वों को भी एक ही स्तंभ के अंतर्गत रखा था। ठीक है, उसने तो पता क्या किया, न्यूलैंड ने एक समान तत्वों को एक ही स्थान पर रख दिया, परंतु कुछ असमान तत्वों को भी ना उसी में डाल दिया। जैसे कि उदाहरण देख लो, कोबाल्ट तथा निकेल को एक ही स्थान पर रखा गया है, परंतु इन्हें फ्लोरीन, क्लोरीन तथा ब्रोमीन के साथ एक स्तंभ शॉ के अंतर्गत रखा गया है, जबकि कोबाल्ट तथा निकेल के गुण फ्लोरीन, क्लोरीन तथा ब्रोमीन से भिन्न हैं। ठीक है, तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि जो अष्टक नियम की क्या कमियां थी, बताइए। ठीक है, मैं आपको टॉपिक भी समझा रहा हूँ क्वेश्चन बना बना के, ताकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को समझें। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये नहीं आता अष्टक सिद्धांत टॉपिक लिखो, ऐसा नहीं आता। टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, सो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत हो तो आप एक बार दोबारा वीडियो को देखें, दोबारा से रिपीट कर बैक में जाओ और सुनो कि मैंने क्या बोला ध्यानपूर्वक। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी है। ठीक है, ये आपके पास जो सारणी दे रखी है, मेंडलीव जब जिंदा थे, ठीक है, उस टाइम पे जो ज्ञात तत्व हमारे पास थे उस टाइम पे उन्होंने इस तरीके से ये सारणी बनाई थी। ये सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी है। अभी ये फेल हो चुका है, अभी इसका हम यूज़ नहीं करते हैं, हम अभी यूज़ करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। लेकिन जो जनक थे सारणी के वो मेंडलीव ही थे। ठीक है, तो मेंडलीव ने क्या किया, एक फेमस क्वेश्चन है और ये 100% आता है एग्जाम में कि आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है, या फिर आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या अंतर है, बहुत पूछा जाता है। तो देखो, जो मेंडलीव थे, ठीक है, मेंडलीव ने क्या किया और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है, मैं आपको छोटा सा डिफरेंस देता हूँ। इस छोटे से डिफरेंस में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या हुआ ना, मेंडलीव ने तत्वों का जो वर्गीकरण किया उन्होंने परमाणु भार के अनुसार किया। ठीक है, पहले छोटा रखा भार वाला, फिर बड़ा रखा, फिर उससे बड़ा रखा, फिर उससे बड़ा, ऐसे रखा। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो है, अभी हम जब पढ़ते नहीं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, ऐसे पढ़ते हैं हम। सो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो तत्वों के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है, मतलब परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। और पुराना वाला जो था मेंडलीव का, उसे तत्व के परमाणु भार के आवर्ती फलन में थे, मतलब परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया गया था। तो ये मेन अंतर है। पहले मेंडलीव बनी, उसके बाद आधुनिक बनी। तो मेंडलीव के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या था, क्या इसके अच्छाई थी, क्या इसके बुराई थी, फिर हम आधुनिक भी पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी क्या है, इसके प्रमुख लक्षण बताइए। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक,
तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एक रूसी वैज्ञानिक प्रोफेसर डिमित्री इवानोविच मेंडलीव, जो मेंडलीव का पूरा नाम है ये है, ठीक है। ऐसे भी एक नंबर में आ सकता है एमसीक्यू में कि पुराने, ठीक है, मेंडलीव के आवर्त तो बोलते हैं पुराने आवर्त में कि जनक कौन थे, तो डिमित्री इवानोविच मेंडलीव थे। कह रहे हैं मेंडलीव ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों तथा उनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों के मध्य एक संबंध बिठाने का प्रयत्न किया, भली भांति अध्ययन किया, ठीक है। उनके काल में कुल 63 तत्व ज्ञात थे। मेंडलीव ने उस समय ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर व्यवस्थित किया। इस प्रकार मेंडलीव ने तत्वों को उनके द्वारा बनाए गए यौगिक जैसे ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड आदि के सूत्रों में समानताओं के आधार पर व्यवस्थित किया, ठीक है। सो वही चीज़ जो मैंने आपको बोला आसान शब्दों में यहाँ लिखा हुआ है कि मेंडलीव ने उस टाइम के ज्ञात 63 तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। इस तरीके से व्यवस्थित किया ताकि उनके जो रासायनिक और भौतिक गुणधर्म है वो आपस में समानता रख पाए, ठीक है, उसके जो अध्ययन करने में सुविधा हो पाए। ये चीज़ तो की, इसकी कुछ अच्छाइयाँ भी थी, कुछ बुराइयाँ भी थी। अच्छाइयाँ क्या थी, मेंडलीव के अवसरण में क्या दोष थे, ठीक है, ये ज़्यादा पूछता था एग्जाम में। ठीक है, तो मेंडलीव ने क्या बोला कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों, या जिसे हम परमाणु द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, कि आवर्ती फलन होते हैं। ये एक जो लाइन में यहाँ पर लिखी हुई है ये इम्पॉर्टेंट है, ये होता है मेंडलीव की आवर्सानी का की पॉइंट, ठीक है, कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, या परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसे खड़े, इसे ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ समूह तथा क्षैतिज ऐसे, इसे क्या बोला गया, आवर्त, इसे बोलते हैं समूह, इस टाइप के, और इसे बोला जाता है आवर्त। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम न्यूमेरिकल भी मैं करवाऊंगा डिफरेंट टाइप के, ठीक है। बोला जाता था इस सारणी में यदि सभी तत्वों के उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में व्यवस्थित किया गया, कुछ तत्वों के युग्मों को उनके परमाणु द्रव्यमान के व्युत्क्रम में भी रखा गया। इसका मतलब ये है, देखिए मेंडलीव ने क्या किया, उस टाइम के जितने भी ज्ञात तत्व थे हमारे पास, उन सभी ज्ञात तत्वों को उसने उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया। लेकिन कभी कभी उसने क्या किया, जो उसने नियम बनाया उस नियम के उसने अपोजिट जाके भी कुछ काम किया। क्या कि जैसे मान लो कि ऐसे आप व्यवस्थित कर रहे हो 1 2 3, तो इसके बाद 4 आना चाहिए, तो उसने क्या किया, 4 ना लिख के 5 लिख दिया, फिर लिखा 4। मतलब कि कभी कभी वो ज़्यादा परमाणु भार वाले तत्वों को भी पहले लग दे रहा था। कई जगह किया है उसने ये काम। तो जो वो नियम बना रहा है उस नियम को उसने पूरे में अप्लाई नहीं किया, उसने कहीं कहीं ना जिन तत्वों का परमाणु द्रव्यमान ज़्यादा है उसको कम से भी पहले रख दिया। किस लिए रखा, वो देख रहा था कि इसके जो गुण हैं उसके गुण से समान हो रहे हैं, तो उसने उस चीज़ को बनाए रखने के लिए उसको उठाकर पहले रख दिया, ठीक है। लेकिन जो नियम उसने बोला था स्टार्टिंग में उस नियम को वो फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये भी कमियां थी। और उसने क्या किया ना, बीच बीच में कोई खाली स्थान छोड़ दिया था, ठीक है। उसने सोचा कि भाई आगे चलकर यहाँ पर कोई तत्व आ सकता है, मतलब यहाँ पर मुझे एक खाली स्थान छोड़ना चाहिए। उसे लगा कि फ्यूचर में जाके हमें और नए तत्व मिल सकते हैं जिनके जो गुणधर्म होंगे यहाँ पर उससे मैच हो जाएंगे, तो मुझे यहाँ पर एक खाली स्थान छोड़ना चाहिए। लेकिन जो कई वैज्ञानिक थे वो सोचते थे भैया अभी जो पता है उसके लिए तो काम करो, आगे जाके मिले ना मिले कौन जानता है। उस टाइम पे कुछ वैज्ञानिक उन पे हास्य भी बने, मतलब उनका मजाक भी बनाया उसकी चीज़ का। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया क्योंकि फ्यूचर में जाके नए तत्व हमें मिले और उन्होंने जो जगह खाली छोड़ी थी उस तत्वों के जो गुणधर्म थे उन पे जाके मैच हुए, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो उसने कभी कभी क्या किया था कि जिसके परमाणु भार ज़्यादा थे उसको कम से भी पहले रख दिया था। उदाहरण के लिए कोबाल्ट जिसका परमाणु द्रव्यमान 58.93 है और दूसरा जो निकेल है जिसका परमाणु द्रव्यमान 58.7 है,
ठीक है, उसको भी इससे पहले रखा। देखो ये कम है, ये ज़्यादा है, तो इसको पहले रख दिया। और भी देखो, जैसे टेल्यूरियम को आयोडीन से पहले रख दिया था। ठीक है, तो ऐसा उसने एक बहुत काम किया। अब हमसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के सामान्य लक्षण क्या है, मतलब देखते ही इसमें क्या आप ढूंढ पाओगे, क्या बता पाओगे। तो सबसे पहला लक्षण क्या है, प्रत्येक आवर्त में, आवर्त क्या होता है, इधर समूह इधर, ठीक है, समूह ऐसा लंबा होगा आवर्त इधर से इधर जाने पर। ठीक, तो कह रहे प्रत्येक आवर्त में तत्व अपने बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। अगर आप इधर से इधर जाओगे आवर्त में, बाएं से दाएं जाओगे, तो परमाणु के जो भार हैं वो बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। फिर नेक्स्ट जो लक्षण है, एक ही समूह में, अगर आप एक समूह ऐसा ले रहे हो, ठीक है, एक समूह में अगर आप देख रहे हो, एक ही समूह के सभी तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं। मतलब अगर अब इस समूह पे जा रहे हो तो इस समूह में जितने भी तत्व हैं, अगर ये धातु हैं तो सारे धातु होंगे, अगर इसमें सारे अधातु हैं तो सारे अधातु होंगे। ये प्रमुख लक्षण था। नंबर 3, प्रत्येक आवर्त में, ठीक है, बाएं से दाएं चलने पर तत्वों का जो ऋण विद्युत संयोजकता वो कम हो जाती है, और जबकि धन विद्युत संयोजकता बढ़ जाती है। अब इसमें जो एक वर्ड आया है, ऋण विद्युत संयोजकता, धन विद्युत संयोजकता, इन सभी चीज़ों को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन बना बनाकर, और उसकी मैं PDF भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप पढ़ पाएँ अच्छे से अपने मोबाइल पे ही। नेक्स्ट, तत्व का जो परमाणु भार है उसका मौलिक गुण है, जो उसे सारणी बनाई, उस सारणी का जो मेन लक्षण था, किसके आधार बनाया गया था, तत्वों के परमाणु भार को आधार बनाया गया था। तो वही लिखा है, तत्व का परमाणु भार उसका मौलिक गुण है। ठीक है, फिर क्या हुआ, कम परमाणु भार वाले तत्व जैसे H, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अपेक्षाकृत प्रकृति में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, है कि नहीं। ये जो भी नाम मैं ले रहा हूँ, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हमारे वायुमंडल में, प्रकृति में, इनका परमाणु द्रव्यमान कम है और ये प्रकृति में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, और जिनका परमाणु द्रव्यमान अधिक है वो प्रकृति में कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी आप जान चुके होंगे, पता ही होगा आपको ये सब पहले से। कह रहे सारणी में रिक्त स्थानों के तत्वों के गुणधर्मों को पहले ही बताया जा सकता है। ठीक है, उसने, मैंने बोला आपको कि भाई साहब ने क्या किया था कि सारणी बनाते वक्त उसने बीच बीच में जगह छोड़ दी थी। ठीक है, तो जब वो जगह छोड़ी, जैसे यहाँ समूह बनाया उसने, यहाँ तत्व लिखे तो उसने एक जगह छोड़ दी। अगर ये धातु का है, धातु के लिए उसने बनाया था, तो ये जो खाली स्थान उसने छोड़ा तो उसका जो गुण होगा वो किसका होगा, धातु का ही होगा, सीधी सी बात है। तो वो जो खाली स्थान उसने छोड़ा था उसके गुणधर्म को हम पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला आ जाते हैं। कह रहे आवर्त सारणी में कुछ तत्व ऐसे स्थानों पर रखे गए थे जिसके अनुसार उनके गुण नहीं थे इन तत्वों के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर हमसे बोल रहे हैं मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की क्या उपयोगिता है। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या उपयोगिता है, सो देखें आंसर क्या होगा। तत्वों के सरल अध्ययन करने में इसका उपयोग था। जो चाहे आधुनिक आवर्त सारणी हो, चाहे मेंडलीव की आवर्त सारणी हो, मेंडलीव की आवर्त सारणी पहली बनी, उसने क्यों बनाया, तात्विकी उसने इसलिए बनाया कि जो भी हमारे पास ज्ञात तत्व हैं उनका हम सरल से अध्ययन कर पाएँ, कि हमें ढूंढना ना पड़े। मैंने वही बोला ना स्टार्टिंग में, जो उदाहरण दिया था, क्रिकेट खेलने वाले, बैडमिंटन खेलने वाले, तो उसने भी ऐसे ही बनाने की कोशिश की, धातु के लिए, अधातु के लिए, है ना। तो उसने बोला इसलिए बनाया तत्वों के सरल अध्ययन में उपयोग। आवर्त सारणी से किसी तत्व विशेष का अध्ययन करने से ही हो जाता है, उस वर्ग के सभी तत्वों का अध्ययन सरल हो जाता है, क्योंकि एक ही वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों के गुणों में पारस्परिक समानता होती है। ठीक, अगर आप समूह में देखोगे, अगर धातु के लिए बोला है तो सारे धातु होंगे, आवर्त में अगर सारे अधातु हैं तो अधातु हो जाएंगे। तो हमें पता चल जाता है कि भाई पहले समूह में ऐसे तत्व हैं, दूसरे समूह में ऐसे तत्व हैं, पहले आवर्त में ऐसे तत्व हैं, तो हमें देख के पता लग जाता है। और एक चीज़ को जब बार बार देखते हो, बार बार से करते हो, तो हमें उस चीज़ का भरपूर अंदाज़ा हो जाता है, वो हमारे यहाँ फिर बैठ जाती है कि पहले समूह के तत्व अधातु हैं, दूसरे वर्ग का तत्व धातु है,
है ना, इस तरीके से। फिर बोल रहे परमाणु भार ज्ञात करने में उनका उपयोग, जैसे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी कई तत्वों के गलत परमाणु भारों को सही करने में उपयोगी सिद्ध हुई है। जैसे सन 1869 से पहले बेरिलियम का परमाणु भार 13 से 5 माना जाता था, ठीक है, क्योंकि बेरिलियम के कुछ गुण विकर्ण संबंध द्वारा एल्यूमिनियम के समान पाए जाते हैं, जिसके कारण बेरिलियम को त्रिसंयोजक माना गया। इसके आधार पर उसका परमाणु क्रमांक 4.5 की संयुक्ता से 13.5 माना गया, ठीक है। परमाणु भार निकालने का जो सूत्र होता है ना, वो होता है तुल्यांकी भार गुणा संयोजकता, ठीक है। ये चीज़, ये जो है ना परमाणु भार निकालने का, ये कक्षा 11 में बहुत उपयोग होता है, कक्षा 11-12 की केमिस्ट्री में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसके दोष क्या थे, उसकी कमियां क्या थी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो पहला दोष था वो था हाइड्रोजन का स्थान। आपको पता है जो अभी आधुनिक आवर्त सारणी है, आपको पता है आधुनिक आवर्त सारणी स्टार्ट कहाँ से होती है, हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, है ना, ऐसे चलता है। लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी जो थी ना, उसमें हाइड्रोजन का स्थान ही निश्चित नहीं था, हाइड्रोजन का स्थान ही निश्चित नहीं था। दूसरा अगर देखें तो क्या है, असमान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रख देना। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या हुआ, कभी कभी जो असमान गुणधर्म वाले जो तत्व है ना, उनको भी एक ही समान वाले में रख दिया गया। जैसे कि देखिए, जैसे धातु अधातु वाले को भी कभी कभी ना एक ही साथ रख दिया गया। ये मेन चीज़ है, ये जो हेडिंग है इसको आपको याद रखना है। क्या है, असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखना, मतलब जिनके गुण असमान है उनको भी कभी कभी एक ही समूह में रख दिया गया। जैसे कि देख लो, इस सारणी में तत्वों को गुणों की समानता के आधार पर एक साथ रखा गया है, फिर भी कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके गुणों में असमानता है। दूसरे शब्दों में कुछ तत्व भिन्न भिन्न गुणों वाले होते हुए भी एक समूह में रखे गए, जैसे कि फर्स्ट ए के जो तत्व हैं और फर्स्ट बी के तत्वों को एक ही समूह में रखा गया, जबकि इनके जो गुण हैं वो भिन्न भिन्न थे। फिर क्या हुआ, समान गुणों वाले तत्वों को भी भिन्न भिन्न समूह में रखा गया। जब भैया आप असमान गुणों को भी एक समूह में रख दोगे तो समान वाले गुण भी अलग अलग जगह में चल जाएंगे। इसी का अपोजिट कह रहे, समान गुणों वाले तत्वों को भी भिन्न भिन्न समूह में रखना। जैसे कि देख लीजिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में समान गुण वाले तत्वों को भिन्न भिन्न स्थानों पर रखा गया है, जैसे ये पीटी और जैसे ये एयू के गुणों में समानताएं हैं, फिर भी इन्हें 8वें तथा पहले समूह में भिन्न भिन्न रखा गया है, ठीक है। उसके अतिरिक्त और भी देखो, कॉपर और पारा, ठीक है, ये भी, इनको भी अलग अलग रखा गया था। सो ये मेन चीज़ है। उसके बाद देखो, दुर्लभ मृदा तत्वों का स्थान, जो दुर्लभ मृदा तत्व थे उनको भी स्थान नहीं मिल पाया। कह रहे हैं दुर्लभ मृदा तत्वों के रासायनिक गुणों में समानताएं हैं, परंतु इनका परमाणु भार भिन्न भिन्न है, फिर भी इन 14 तत्वों को तीसरे समूह भी छठे आवर्त में एक साथ रखा गया, जो कि उचित नहीं है, ठीक। अगला क्या है, समस्थानिकों का स्थान। आपको पता होगा समस्थानिक और संभारिक होते हैं ना। समस्थानिकों तथा संभारिकों की खोज से यह स्पष्ट हो गया कि तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु भार नहीं होता, ठीक है। समस्थानिकों के परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु उनके गुण समान होते हैं। संभारिकों के परमाणु भार समान होते हैं, परंतु उनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अतः मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों का स्थान निश्चित नहीं है, ठीक। तो इसमें से छोटा प्रश्न बन सकता है कि गैलीलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था। 2 उदाहरण दीजिए। तो देखो, जो खाली स्थान छोड़ा था मेंडलीव भाई ने, तो जो तत्व हमें पता चले उनमें से एक तत्व का नाम है स्कैंडियम और दूसरे का नाम क्या है, जर्मेनियम। जर्मेनियम की एक उपधातु है, फेमस। अगला प्रश्न ये बन सकता है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। तो
तत्वों के परमाणु भारों का बढ़ता क्रम अपनाया था और तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों की समानता, ये दो मापदंड उसे अपनाए थे आवर्त सारणी बनाने के लिए। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया। ठीक है, उत्कृष्ट गैस कैसे क्या होती हैं, जिनके जो बाहरी कक्षक होते हैं ना वो पूर्ण होते हैं, उन्हें उत्कृष्ट माना जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं उत्तर क्या होगा, उत्कृष्ट गैसों को एक पृथक समूह में रखा जाता है क्योंकि ये अक्रिय होते हैं तथा अन्य तत्वों तथा यौगिकों से अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए इनको अलग रखा गया था। ठीक है, अब आते हैं नया आधुनिक आवर्त सारणी में। कहाँ पर, आधुनिक आवर्त सारणी में। तो मेंडलिफ ने जो आवर्त सारणी बनाई उसमें बहुत सारी कमी थी, बहुत ही ज़्यादा कमियां थी। अब उन सभी कमियों को दूर किया गया और बाद में हमें बहुत सारे तत्वों का पता भी चला। ठीक, और जैसे जैसे आगे हम बढ़ते गए तो हमें ये पता लगा कि जो तत्वों को हम व्यवस्थित कर रहे हैं परमाणु भार के आधार पर, एक्चुअली परमाणु भार उनका मूल अस्तित्व नहीं हो सकता, उनका जो परमाणु क्रमांक है वो ज़्यादा उत्तरदायी है। वो अगर हम परमाणु भार के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखते हैं तो हमें गलतियां होंगी हमसे। अगर हम जितने भी हमारे पास ज्ञात तत्व है उनको परमाणु क्रमांक के द्वारा अगर अध्ययन करें तो हमें उसके अध्ययन करने में, उसका वर्गीकरण करने में, ठीक है, उसको जांच पड़ताल करने में हमें ज़्यादा सुविधा मिलेगी। तो उन्होंने क्या किया आधुनिक आवर्त सारणी में, पहले में क्या था कि तत्वों को उनके परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित किया गया था, और इस वाले में आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया गया। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, इस तरीके से व्यवस्थित किया गया। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए ये जो हमारा है ना, ये हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में, ये जो हरे हरे कलर के दिख रहे हैं वो आपके धातु हैं, जो लाल कलर का दिख रहा है वो आपका उपधातु है, और जो येलो कलर का है ना, पीले कलर का अधातु है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर रखा है, कहाँ तक जरा 18 समूह होते हैं। और आवर्त कितने होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अभी इसमें ना एक श्रेणी और आ जाती है, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ ना, क्योंकि जो मैंने अभी नोट्स बनाया था उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो मिस्टेक्स हो रही हैं तो उसको हटा के अब मैं आपको जहाँ से मैंने पढ़ी थी वो मैं आपको बुक्स निकाल रहा हूँ, वहाँ से मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ही शानदार दे रखा था और मैंने अपने टाइम में यहाँ से पढ़ाई की थी और बहुत ही शानदार तरीके से समझा था। वहीं से मैंने पन्ने फाड़ के मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही शानदार बुक है, ऑल इन वन, चित्रा की आती है, आप खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन इसमें क्या जा रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी क्या है। इस सारणी द्वारा मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी की विशेष संगतियों का निराकरण किस प्रकार किया गया। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आप आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में भी जान सकते हैं और मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोषों को कैसे निराकरण किया गया इस क्वेश्चन में भी पूछ रहे हैं, तो इसके उत्तर में भी हमारा सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। तो आधुनिक आवर्त सारणी क्या होती है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में धीरे धीरे अनेक सुधार किए गए। मोजले ने 1913 में परमाणु क्रमांक की खोज करने के पश्चात यह सिद्ध किया कि परमाणु का आधारभूत गुण परमाणु क्रमांक है, ना कि परमाणु भार। वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, जो परमाणु भार से मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी ना, वो गलत होने लग गया धीरे धीरे, कि जो आधारभूत है वो क्या है, परमाणु क्रमांक है, ना कि परमाणु भार। उन्होंने परमाणु क्रमांक का तत्वों के गुणधर्मों से सीधा संबंध बताते हुए एक नियम प्रतिपादित किया। इस आधुनिक आवर्त नियम कहा गया। तो आधुनिक आवर्त नियम के जनक किसे कहा जाएगा, मोजले को। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के रूप में व्यवस्थित किया गया, छोटे से बड़े आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। ठीक है, तो ये इसका ब्लैक में लिखा हुआ है। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो आपको एग्जाम में पूरा लिखना है यहाँ से यहाँ तक। ये तो एकदम छोटा हो गया, इतना लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ये पूरा मेन चीज़ है, इतना पूरा लिखना पड़ेगा, अंग्रेजी में नहीं लिखना है। अब इसके बारे में विस्तार किया गया है।
आपको कॉपी में तो यहाँ से यहाँ तक लिखना है, और इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड जोड़ा गया है कि इस कथन से यह अभिप्राय है कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम से 36 पंक्तियों में, 36 का मतलब ऐसे, ठीक है, 36 पंक्तियों में व्यवस्थित करने पर एक नियमित अंतर से गुणों की पुनरावृत्ति होती है, अर्थात गुणों की आवर्तिता प्रदर्शित होती है। आवर्तिता का मतलब क्या होता है कि जब आप चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हो तो आपको एक पैटर्न मिलता है, और उस पूरे पैटर्न में ना आपको चीज़ों के गुण समान समान दिख रहे होंगे, तो उसे हम आवर्तिता कहते हैं। फिर हमसे ये बोल रहा है कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा मूल आवर्त सारणी की विसंगतियों का निराकरण क्या क्या किया गया। तो जो सबसे पहली कमी थी हाइड्रोजन का स्थान, मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई स्थान नहीं मिला था, तो सबसे पहले इसी की कमी को दूर किया गया, ठीक है। तो ऐसे लिखना एग्जाम में, आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में पाए जाने वाली अनेक विसंगतियों को दूर किया गया, जो कि निम्नवत है। फिर क्या लिखोगे, हाइड्रोजन का स्थान, हाइड्रोजन परमाणु पहले समूह के तत्वों की भांति एक इलेक्ट्रॉन खोकर सातवें समूह के तत्वों की भांति एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके समूह संयोजन करता है, अतः इसको प्रथम तत्व सातवें समूह में रखना न्यायोचित है। तो आप इतना अगर नहीं लिखना चाहोगे तो लिखोगे हाइड्रोजन का स्थान, ऐसे लिख देना, आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित किया गया और इसको प्रथम तथा सातवें समूह में रखा गया, ऐसे लिख देना। फिर दुर्लभ मृदा तत्वों का स्थान, वहाँ पर दुर्लभ मृदा तत्वों को भी कोई स्थान नहीं दिया गया था, तो इसमें दिया गया, आप ऐसे लिख दो, आधुनिक आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्वों को स्थान दिया गया। सभी मृदा तत्वों को एक ही स्थान पर रखा गया क्योंकि इन सभी तत्वों के गुणों में समानताएं हैं। फिर समान स्थानिकों का स्थान, कह रहे एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होता है, अतः इन्हें एक ही स्थान पर रखा जाना उचित है। तो समस्थानिकों को भी स्थान दिया गया। भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखना, ठीक है। तो देखो परमाणु भार के आधार पर जो भारी तत्व हल्के तत्व से पहले आ जाते थे उनका स्थान परमाणु क्रमांक के आधार पर उचित है, ठीक है। मेंडलीव आवर्त सारणी में क्या हुआ था ना, कभी कभी वो भारी तत्वों को पहले रख दे रहा था हल्के तत्वों से, क्यों, क्योंकि उसके गुण समान हो रहे थे, लेकिन उसका जो आधार था कि तत्वों को उनके परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित करना चाहिए, तो उस हिसाब से तो वो चीज़ गलत थी। लेकिन बाद में जब अध्ययन किया गया तत्वों का परमाणु क्रमांक के आधार पर, तो वो चीज़ फिर बाद में सही पाई गई कि जो तत्व पहले रखे गए थे ना, वो परमाणु क्रमांक के आधार पर देखा जाए तो सही है। तभी बोला गया कि जो परमाणु को अध्ययन करने का जो मूल आधार परमाणु भार नहीं है, क्या है, परमाणु क्रमांक है, ठीक है। फिर क्या बोला, असमान तत्वों को एक ही समूह में रखना, कह रहे मेंडलीव की आवर्त सारणी में फर्स्ट ए के तत्वों जो कि क्षार धातुएं होती हैं और फर्स्ट बी के तत्वों जो कि सिक्का धातुओं को एक ही समूह में रखा गया है, जबकि इनके गुणों में विभिन्नता पाई जाती है। आधुनिक आवर्त सारणी में फर्स्ट ए के तत्व और फर्स्ट बी के तत्व पृथक पृथक माने गए हैं तथा इन्हें परस्पर दूर रखा गया है। फिर अक्रिय गैसों के लिए भी स्थान छोड़ा गया है। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं था। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के बढ़ते इन तत्वों के उपयोग को देखते हुए इनको भी अलग स्थान दिया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है। इतनी चीज़ें थी। उसके बाद अभी तक हमने क्या पढ़ा था, परमाणु आधुनिक आवर्त नियम पढ़ लिया हमने, मेंडलीव का आवर्त नियम पढ़ लिया। तो आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए, ठीक है। तो देखिए इधर आप लिखेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी, इधर लिखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। तो इसमें मेन अंतर 3 है। तत्वों को मेंडलीव में क्या किया गया, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया था, और इसमें तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इसमें 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिन्हें वर्ग कहते थे, और इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें हम वर्ग कहते हैं। उसमें 9 थे, इसमें 18 हैं। इसमें संक्रमण तत्वों को वर्ग 8 में एक स्थान में रखा गया था, और इसमें संक्रमण तत्वों को दीर्घ आवर्तों के मध्य में स्थित किया गया है। तो ये मुख्य अंतर है, ठीक है, जो आते हैं आपके एग्जाम में ना एक क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं। जैसे कि ये आ जाएगा परमाणुवीय त्रिज्या, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आयनन ऊर्जा, उसके बाद और भी हैं, तो इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है परमाणुवीय त्रिज्या, क्या होती है, किसी परमाणु की त्रिज्या
साधारणतया उनके नाभिक के केंद्र तथा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी होती है। मैं आपको चित्र बना के समझाऊं, ठीक है। देखो, ये मेरे पास कोई परमाणु, मैंने आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये मेरा कोई कोई परमाणु है, ये उसका नाभिक है और ये उसके बीच की बाह्यतम में इलेक्ट्रॉन है। तो इनके बीच की जो दूरी होगी ना, उसे हम क्या बोलेंगे, परमाणुवीय त्रिज्या, ठीक है। तो किसी अणु की उपस्थित दो समान परमाणुओं के केंद्रकों के मध्य के अंतर के आधे को भी परमाणु त्रिज्या कहते हैं। आप इसे काले काले को मत लिखना, इसमें से यहाँ तक ये सरल है, इसको लिख लेना, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है ना, इसको एंगस्ट्रॉम से दिखाते हैं या पिकोमीटर से सॉरी। तो परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, क्या अध्ययन मिलता है, वो देख लीजिए। कह रहे हैं जब आप आवर्त में जाते हो, आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती हैं, और वर्ग में क्या होता है, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या घटती हैं और बढ़ती हैं, ठीक है। आवर्त में घटती हैं और वर्ग में बढ़ती हैं, ये ध्यान रखना, इसको आप नोट करके लिख लेना। उसके बाद अगला आ सकता है कि आयनन ऊर्जा क्या होती है। तो किसी तत्व की विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्ष से, ठीक है, कोई भी आप ले लो, कोई भी परमाणु ले लो, जैसे एक परमाणु ये है, ले लिया मैंने कुछ भी, इसके परमाणु से बाह्यतम कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक सबसे कम ऊर्जा की मात्रा को आयनन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। सो आयनन ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। देखिए, जैसे आयनन ऊर्जा को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे कि MgIe, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं अंग्रेजी में, तो IE से प्रदर्शित किया जाता है, Mg पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन लगा है इसमें, ठीक है। तो आयनन ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा घटती है, ठीक है। उस वाले का उल्टा, परमाणु त्रिज्या का उल्टा हो जाता है इसमें। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। किसी उदासीन गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्ष में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के फलस्वरूप ऋणायन बनने पर उत्सर्जित ऊर्जा को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, ठीक है। देखो, मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब क्या होता है, जैसे एक इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन है, ये क्या बोल रहे हैं, किसी उदासीन गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के लिए, जो शायद, ठीक है, प्रवेश करने के लिए फलस्वरूप ऋणायन बनने पर उत्सर्जित ऊर्जा को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या परिवर्तन होता है, देखो, किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, ठीक है। तो ये ले लेना है आपको एग्जाम में, और ये क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में, तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि उसके सरल अध्ययन करने में। डायमिनर का ट्रिक मैं पहले ही समझा चुका हूँ, ये उसका एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं मेन चीज़ पर। ये चीज़ तो हो गई, एक टॉपिक हमसे छूट रहा था, ठीक है, एक टॉपिक हमसे छूट क्या रहा था कि लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स क्या होते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा था। लैंथेनाइड्स किसे कहते हैं, एक्टिनाइड किसे कहते हैं। तो कह रहे हैं परमाणु क्रमांक 58 से 71 वाले तत्वों के गुण समान होते हैं। ये परमाणु क्रमांक 57 वाले तत्व लैंथेनम के बाद आते हैं, इसीलिए इन्हें लैंथेनाइड्स कहा जाता है। और एक्टिनाइड्स क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक 90 से 103 वाले तत्वों के गुण समान होते हैं, और ये परमाणु क्रमांक 89 वाले तत्व एक्टिनियम के बाद आते हैं, इसीलिए इन्हें एक्टिनाइड्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स होते हैं। आपसे पूछा जाता है कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड किसे कहते हैं।